भाई आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 10 मिनट में 60 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके पूरे समाज विज्ञान से। मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट टकराने वाले हैं जब आप जवाब देने जाएंगे बेटा अपना बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर। और ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन को मेरे भाई 100 टाइम बूस्ट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आप सभी का अपनी क्लास में भरपूर स्वागत कर रहा हूं। मेरे भाई आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 10 मिनट में 60 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके पूरे समाज विज्ञान से। मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट टकराने वाले हैं जब आप जवाब देने जाएंगे बेटा अपना बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर। और ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन को मेरे भाई 100 टाइम बूस्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। और एक एक क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी की चलिए बेटा आज हम लोग शुरू करते हैं अपने ये सारे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रवाद का उदय कौन सी घटना के बाद हुआ था? तो मेरे भाई आप क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति। सेकंड देखिए, इटली को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बेटा जब आपसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात करेगा तो आप लगा देंगे जोसेफ मेजनी साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी? ऑटोमन बिस्मार्क ने, हिटलर ने, विलियम प्रथम ने या मेटरनिक ने? तो बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिटलर, सॉरी ऑटोमन बिस्मार्क। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? तो बेटा सबको पता है चंपारण। और वो बेटा ईयर कौन सा था? वो ईयर था आपका 1917। चलो आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1919 में? तो बेटा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो बेटा करो या मरो, डू या डाई, इसका मुख्य नारा था। ठीक है, डू और डाई। औपनिवेशिक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? बेटा महत्वपूर्ण केंद्र की बात कर रहा है तो ये बेटा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका? भारत हो जाएगा। आगे देखिए, सिल्क रोड किससे संबंधित था? रेशम और मसालों के व्यापार से? बिल्कुल था। सोने और चांदी के व्यापार से? बिल्कुल था। तेल व्यापार से? बिल्कुल। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? भाई पुनर्स्थापना की बात कर रहा है, हैम्सबर्ग, आर्लिया, बर्बन या जारशाही? तो बेटा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्बन डायनेस्टी, है ना, लुई 16 इसी वंश से था। औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहां पर हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान? तो बेटा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। आगे देखते हैं, पहली रेलवे लाइन किस देश में प्रारंभ की गई थी? इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में, जर्मनी में? तो बेटा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में रेलवे का निर्माण किसने कराया था? ब्रिटिश सरकार ने, मुगल शासन ने, भारतीय व्यापारियों ने या फ्रांसीसियों ने? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ब्रिटिश सरकार। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिटर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बेटा इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए बेटा क्या करता है? पाठ की रचना करता है। जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई थी? 18वीं शताब्दी में अरब यात्रियों द्वारा? बिल्कुल नहीं। 6वीं शताब्दी में चीनी रेशम? बिल्कुल नहीं बेटा। 8वीं शताब्दी में विश्वासी? नहीं बेटा। इसका हो जाएगा ऑप्शन अभी चीन के बौद्ध मिशनरियों ने, है ना, चीन के बौद्ध मिशनरियों ने। अब बेटा गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है? तो बेटा आज ये आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन होमवर्क का। बेटा किसका बेटा? होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, आपको इसको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैदानी क्षेत्र में? नहीं। हरियाणा में? बिल्कुल नहीं। पंजाब? बिल्कुल नहीं। हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? रॉ मेटेरियल की बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा ए चूना पत्थर। आगे बढ़ते हैं, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है बेटा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन में सी उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो बेटा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, साल या पर्वती? तो बेटा हम काली मृदा को रेगुर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट से? नहीं बेटा। जिप्सम? हाँ, बी एकदम कर जाएगा आपका, जिप्सम एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, तो बेटा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी पर। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? बेटा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? तो सबको पता है बेटा वो ब्लैक सॉइल मतलब काली मृदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? तो बेटा आपका हो जाएगा गोंडवाना, है ना, गोंडवाना। ठीक है, चलिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़? तो बेटा जो एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मृदा, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? किसकी बेटा? सौर ऊर्जा के विकास की बात कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। आगे देखो, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बेटा सबसे अधिक विस्तार वन का पूछ रहा है, केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र में सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 150 नॉटिकल माइल या 250 नॉटिकल माइल? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 नॉटिकल माइल।
सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। ठीक है, आगे देखो, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बेटा ये आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है, ये मेरे भाई आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आप लोग मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और भर के कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित की थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंगली। ऑप्शन नंबर ए सिंगली एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी हुई थी? बेल्जियम की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य में, है ना, विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य में क्या हुआ था? सत्ता की साझेदारी हुई थी। आगे देखो, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां आती हैं? तो आंतरिक लोकतंत्र न होना बिल्कुल एक समस्या है, परिवारवाद हाँ बेटा समस्या है, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव बिल्कुल समस्या है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन। तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लग्जमबर्ग। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और इकाइयों के मध्य में, एक राज्य और अन्य राज्यों के मध्य में? नहीं, ये नहीं होगा। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका? नहीं। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका? नहीं। आपका हो जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य में ना, संघवाद की बात कर रहा है, फेडरल सिस्टम है ना, इसमें डुअल गवर्नमेंट होती है, याद रखिएगा, स्टेट की और सेंट्रल की। निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य की बात करा तो मणिपुर है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, मतलब आपका जम्मू कश्मीर नहीं होगा। और नहीं पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ये यूनियन टेरिटरी है। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची के विषय की बात कर रहा है तो पुलिस हाँ होता है, कृषि होती है, सिंचाई होती है, मुद्रा नहीं होती है। मुद्रा बेटा संघ सूची का मामला है, मुद्रा बेटा आपके संघ सूची का मामला है। ठीक है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको मिलती हैं? है ना, अवशिष्ट शक्तियां राज्य को नहीं मिलती है। ए और बी आंसर नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, आपका हो जाएगा बी संघ, है ना, संघ एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, समवर्ती सूची में संबंधित विषय नहीं है। समवर्ती सूची में संबंधित विषय नहीं है, नहीं को एक बार ध्यान से पढ़ा करो तुम लोग। ठीक है, तो बेटा आपका हो जाएगा डी विदेशी मामले, ये संघ सूची का विषय और आपसे समवर्ती सूची पूछी जा रही है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? चलो ये मैं आपको देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे देता हूं बेटा होमवर्क, जिसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, आप बच्चे बताएंगे कि भारत की राजभाषा आखिर क्या है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है या अंग्रेजी है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करने वाले हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या पंजाबी? तो बेटा हिंदी, है ना, लगभग 40% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है? 20, 22, 24, 26? तो बेटा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं इसमें इंक्लूड है। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है ना, रिजर्वेशन कहां दिया गया है? विधानसभा में नहीं, लोकसभा में फिलहाल के लिए नहीं है, 26 के बाद हो जाएगा इसमें, राज्यसभा में नहीं, आपका हो जाएगा फिलहाल के लिए पंचायती राज संस्थान, जहां पर लगभग 33% का आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। ठीक है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 80 में, 90 में, 92 में, 2004 में? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में। आगे देखते हैं, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, या भारतीय संघ में टोटल कितने राज्य? स्टेट की बात कर रहा है तो सबको पता होगा टोटल 28 राज्य हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैंक का कार्य नहीं है, लॉकर सुविधा? हाँ बैंक का कार्य है। नगद साख बैंक का कार्य है, क्रेडिट कार्ड हाँ बैंक का कार्य है। बेटा बैंक स्वयं सहायता समूह नहीं बनाता है, तो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो बेटा आपका पहले लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं, है ना, ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है ना, फाइनेंशियल कैपिटल की बात कर रहा है तो बेटा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। अर्थव्यवस्थाओं के बेटा क्षेत्रक, है ना, यहाँ आप लोग क्षेत्रक लिख लीजिएगा। कितने क्षेत्रक है? तो मैंने कई बार पढ़ाया है, टोटल 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में? नहीं। 1951 में? बिल्कुल नहीं। 2005 में? बिल्कुल नहीं। 2015 में आपकी नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन? तो बेटा ऑप्शन में बी, है ना, बेरोजगारी बेटा आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है ना, तो बेटा सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसको बेटा? सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो बेटा कृषि क्षेत्र को, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है बेटा? तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी बेटा, ये सभी आपके जीवन की भौतिक गुणवत्ता है। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग आय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते थे? तो बेटा बार्टर सिस्टम के द्वारा, है ना, वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा। आगे देखते हैं, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो बेटा केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार 1 रुपए का नोट जारी करती है। आगे देखो, भारत में साख के प्रमुख स्रोत क्या है? औपचारिक, अनौपचारिक, ए और बी दोनों बैंक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं,
स्वयं सहायता समूह में किस प्रकार के लोग आते हैं? तो बेटा सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोग इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आगे देखो बेटा, विदेशी व्यापार क्या होता है? ये आपका बेटा इकोनॉमिक सेक्टर का क्या है, होमवर्क है, जिसे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो बेटा देखिए, मैंने आपको 10 मिनट में मैंने आपको 60 क्वेश्चन, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एज इट इज देखने को मिल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन को मेरे भाई 100 टाइम बूस्ट कर जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपने एग्जामिनेशन को बेस्ट बनाइए और मेरी शुभकामनाएं आपको। विश यू ऑल द बेस्ट।